हेलो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैव प्रक्रम क्लास 10 का 6 चैप्टर जो है मानव पोषण का पाचन तंत्र देख रहे थे, जिसमें हमारा गृहिणी तक हो गया था। उसके आगे का हम देखेंगे। उससे पहले एक बार हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी से एक नोट्स तैयार किया है। चलिए तो इसमें हम सबसे पहले रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने मुख गुहा देखा था। तो मुख गुहा में पिछले वीडियो में देखा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, तो जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो एक बार रिवीजन करते हैं। मुख गुहा, मुख गुहा में मैंने आपको क्या बताया था? दो होंठों के मध्य क्या होता है? दो होंठों के मध्य क्या होता है? मुख गुहा खुलता है। मुख गुहा के अंदर यानी मुख के अंदर दांत, जीभ और जो हमारी लाल ग्रंथियां होती हैं यानी लार ग्रंथियां होती हैं वो मुंह में खुलती हैं। और उसके अलावा यहाँ पर 3 लार ग्रंथियां होती हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं? दांतों द्वारा भोजन को चबाते हैं और जीभ के माध्यम से भोजन को इधर उधर घुमाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है? हमारा जो भोजन होता है, भोजन के अंदर लार अच्छी तरह से मिल जाती है। मिलने के बाद यह जो मुख गुहा है ग्रसनी में जाके खुलता है। ग्रसनी में क्या होता है? ग्रसनी से सीधा होता हुआ कहाँ पे? ग्रास नाल के माध्यम से सीधा हमारा अमाशय में पहुँचता है, यानी कि हमारे पेट में पहुंच जाता है। अमाशय में जब पहुंचता है तो अमाशय में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और पाचन हमारा मुख से ही यानी कि क्या कह सकते हैं? मुख गुहा से ही हमारा पाचन प्रारंभ हो जाता है। जब हमारा अमाशय में भोजन पहुंचता है तो वहाँ पे पाचन शुरू होता है। और जब पाचन होता हुआ हमारा क्या होता है? भोजन आगे की तरफ बढ़ता है तो पहुँचता है जाके सीधा गृहिणी में। और गृहिणी में पहुँचने से पहले हमारा यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है, लीवर होता है। लीवर होता है, वहाँ से पित्त रस स्रावित होता है, पित्त रस बनता है। पित्त रस क्या होता है? पित्त थैली में जमा हो जाता है, जमा होता है। उसके अलावा आगे जब हमारा भोजन बढ़ता है, न्यास से बढ़ता है, वहाँ से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है, जो क्या करता है? पित्त रस और अग्न्याशयी रस वसा को पचाने तथा प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। जो हमारी गृहिणी होती है वो छोटी आंत का हिस्सा होता है। तो हम लोग इस वीडियो में छोटी आंत से शुरू करेंगे। क्या करेंगे? छोटी आंत से शुरू करेंगे। छोटी आंत से शुरू करने वाले हैं, ठीक है? छोटी आंत से शुरू करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत या क्षुद्रांत, क्या बोलेंगे? क्षुद्रांत, क्षुद्रांत, क्या बोलेंगे? क्षुद्रांत, छोटी आंत या क्षुद्रांत। अब इसको समझते हैं। छोटी आंत देखने में तो ये बहुत बड़ी होती है। क्या होती है? छोटी आंत जो होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन इसका छोटी आंत इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी जो व्यास होती है, इसका जो चौड़ाई होती है बहुत कम होती है बड़ी आंत की अपेक्षा। बड़ी आंत की जो चौड़ाई होती है बहुत अधिक होती है छोटी आंत की अपेक्षा। इसलिए क्या होता है? छोटी आंत जो होती है, छोटी जो आंत जो होती है वो बहुत कम चौड़ी होती है, बहुत कम चौड़ी होती है। इस वजह से इसको छोटी आंत कह देते हैं। और जबकि बड़ी आंत की जो चौड़ाई होती है बहुत अधिक होती है छोटी आंत की अपेक्षा, इसलिए उसको बड़ी आंत कहा जाता है। अब छोटी आंत को हम देख लेते हैं। यह जो होती है 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। अब हमारे मन में बात आई 6 से 7 मीटर हमारी तो हाइट भी नहीं होती है, तो यह आंत हमारे बॉडी के अंदर कैसे आ जाती है? हमारे बॉडी के अंदर कैसे आ जाती है? अब इसको समझना है हमें, ठीक है? तो यह जो हमारी आंत होती है कुंडली नुमा रखी हुई होती है। कुंडली नुमा हमारे बॉडी के अंदर रखी हुई होती है, ठीक है? कुंडली नुमा रखी होती है और 6 से 7 मीटर लंबी भी होती है। चलिए, और इसमें छोटी आंत में अधिकतर क्या होता है? अधिकतर भाग में क्या होता है? भाग में रसांकुर पाया जाता है। रसांकुर पाया जाता है, ठीक है? याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटी आंत में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक भाग में तो क्या आ जाएगा? रसांकुर पाया जाता है। बात क्लियर हुई? तो अगर आपसे पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव कि छोटी आंत में अधिकतर भाग में क्या पाया जाता है, तो क्या कहेंगे? रसांकुर
पाया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए रसांकुर का कार्य क्या होता है, तो जब भोजन हमारा आगे बढ़ता हुआ आगे की तरफ जब आता, यानी कि छोटी आंत में आता है, जो भी पाचन रह जाता है बाकी का पाचन कहाँ पे होता है? रसांकुर के माध्यम से हमारे आंत में होता है। वो कौन सी आंत होती है? छोटी आंत होती है। ठीक है, तो भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, ठीक है, लगभग भोजन का पाचन पूरी तरह से कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। और साथ साथ भोजन का पाचन होता है, उसके साथ साथ क्या होता है? भोजन का अवशोषण भी होता है। क्या होता है? भोजन का अवशोषण। ठीक है, भोजन का अवशोषण भी कहाँ पे होगा? छोटी आंत में ही होगा। और जब छोटी आंत के अंदर हम जाके देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो वहाँ पे हमें को देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कांटेनुमा उंगली के समान बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। बहुत सारी उंगली के समान बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। वो सारी संरचनाएं रक्त वाहिनियों से जुड़ी हुई होती हैं हमारी। ठीक है, उंगली के समान जो संरचना होती है वो हमारे रक्त वाहिनियों से जुड़ी हुई होती हैं। किससे जुड़ी होंगी? रक्त वाहिनियों से हमारे जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, क्या होगा? जो छोटी आंत के अंदर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी अंदर का भाग देखेंगे, तो वहाँ पे कांटेनुमा उंगली के समान, कैसी? उंगली के समान देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होगा? उंगली के समान जो संरचना होगी उससे क्या जुड़ा हुआ होगा? हमारा रक्त वाहिनियाँ जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, तो रक्त की वाहिनियाँ कहाँ पे जुड़ी होती हैं? उंगली के समान जो छोटी आंत में कांटेनुमा संरचना होती है, वहाँ पे क्या जुड़ा हुआ होता है? हमारा रक्त वाहिनियाँ जुड़ी हुई होती हैं। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे देखते हैं। और छोटी आंत जो होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का भी पाचन होता है। ठीक है ना, प्रोटीन का पाचन होता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप एग्जाम मस्ती बाई सौरभ चैनल पर विजिट करें, वहीं पे आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में विस्तार से समझाया गया है। तो ये छोटी आंत के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग। क्या होगा? छोटी आंत से बढ़ता हुआ भोजन कहाँ पे पहुँचेगा? बड़ी आंत में पहुँचेगा। ठीक है, तो बड़ी आंत को हम देख लेते हैं। बड़ी आंत की अगर बात की जाए तो ये बहुत अधिक चौड़ी होती है। साथ साथ में इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई जो होती है वो 1.5 मीटर की होती है। ठीक है, 5 मीटर की होती है। अगर आपको पूछा जाए जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत जो होती है वो बड़ी आंत से जहाँ पर मिलती है, यानी छोटी आंत जो होती है बड़ी आंत से जहाँ पर मिलती है उस स्थान को, उस जगह को सीकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीकम कहा जाता है। याद रखना, आपसे अगर पूछा जाए एक क्वेश्चन कैसा हो सकता है, बहुविकल्पी पूछा जा सकता है, छोटी आंत बड़ी आंत से जहाँ पर मिलता है उस जगह को क्या कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी से, सीकम कहा जाता है। ठीक है, चलिए, बड़ी आंत जो होती है चौड़ाई बहुत अधिक होती है, इस वजह से इसको कहा जाता है बड़ी आंत। और लंबाई इसकी जो होती है 1.5 मीटर होती है। और हमारे भोजन का अधिकतर, मतलब सबसे अधिक जो पाचन होता है वो कहाँ होता था? छोटी आंत में होता था। उसके अलावा जो भी पाचन बचा हुआ है वो क्या करेगा? बड़ी आंत उस भोजन का पाचन करेगी। और बड़ी आंत जो है भोजन का पाचन तो करेगी, क्या करेगी? पाचन करेगी, साथ साथ इसमें अवशोषण भी होगा। क्या होगा? अवशोषण होगा। अब अवशोषण होगा तो होगा किसका? अवशोषण तो हमारी छोटी आंत कर चुकी है। छोटी आंत हमारी अवशोषण करता हुआ, देखो एक बात समझो, हमने खाना खाया, हमारा लीवर से लेकर अभी तक क्या हो रहा है? अवशोषण ही हो रहा है भोजन का। तो लेकिन अब फाइनली जो बड़ी आंत में पहुंच गया तो अवशोषण होगा तो होगा किसका? तो पानी का अवशोषण होगा। किसका होगा? पानी का अवशोषण होगा। ठीक है, पानी का अवशोषण होगा। यहाँ पर सबसे अधिक अगर पूछा जाए
पानी का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो बड़ी आंत में होता है। पानी का अवशोषण कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में होता है। क्लियर? अब बड़ी आंत में पाचन हो गया, पानी जो था हमारा, पानी का भी अवशोषण हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? बड़ी आंत से हमारा कहाँ पहुँचेगा? मलाशय में भोजन पहुँचेगा। क्या होगा? मलाशय में पहुँचेगा। अब इसी एक बात समझिए, बड़ी आंत में जो भी भोजन था उसका पूरी तरह से पाचन हो चुका है, मलाशय में पहुंच गया। जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ बचा था वो कहाँ पहुंच गया? मलाशय में पहुंच गया। अवशिष्ट पदार्थ जो था वो हमारा कहाँ पे पहुंच चुका है? मलाशय में आ गया है। और इसको हम बोल सकते हैं यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। क्या बोलेंगे? अंतिम भाग होता है। ठीक है, भाग होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। इसके अलावा यह जो लगभग होगी, यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्या? मलाशय हमारा जो होता है यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है तथा यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। अच्छा, मलाशय जो है, मलाशय के बाद हमारा आता है गुदाद्वार। क्या आता है? गुदाद्वार। अब जो मलाशय में हमारा मल एकत्रित हुआ है वो गुदाद्वार में पहुंचेगा। क्या होगा? गुदाद्वार में पहुंचेगा। अब गुदाद्वार के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, गुदाद्वार जो होता है क्या होता है? मलाशय का अंतिम भाग होता है। ठीक है, क्या होगा? अंतिम भाग होगा। उसके अलावा जो मलाशय का ये गुदाद्वार अंतिम भाग तो है ही, गुदाद्वार जो है छल्लेदार मांसपेशियों से बना हुआ होता है। मांसपेशियों से क्या होगा? मांसपेशियों से बना हुआ होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? जो गुदाद्वार होता है छल्लेदार मांसपेशियों का बना हुआ होता है। अब क्या हुआ? मलाशय से सीधा भोजन गुदाद्वार में पहुंचा। गुदाद्वार से सीधा हमने क्या किया? बाहर निकाल दिया भोजन को। ठीक है, तो इस प्रकार मानव का पोषण होता है और पाचन तंत्र आपका कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक पाचन तंत्र का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं कहूँगा उनसे कि वो पहले पाचन तंत्र का फर्स्ट पार्ट देखें, तभी ये पार्ट आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ अपने ही चैनल फ्लुएंस एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।